हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपका एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 6 जो कि हमने लास्ट क्लास में बच्चों आधा पढ़ा था, पार्ट 1 उसका कंप्लीट किया था। आज पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसमें शुरू करते हैं यहाँ से। कर कर का मतलब बच्चों होता है टैक्स। जो आज हम लोग जो टैक्स देते हैं वो पहले भी लिया जाता था, लेकिन अब हम लोग उसे भी टैक्स बोलने लगे। पहले उसे कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो जो महाजनपद हमने पढ़ा था कि महाजनपद जो थी उसके जो राजा थे वो बहुत बड़ी बड़े किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो इसके लिए उन्हें प्रचुर जो संसाधन थे, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उन्हें कर्मचारी भी चाहिए होते थे। तो इसलिए महाजनपदों के राजा लोगों को द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, यानी कि लोगों के ऊपर एक कर लगा दिया कि आपको ये देना कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कर बताएं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी कि जो टोटल फसल होती थी, मान लो कि किसी के घर में जितनी फसल होती थी उस फसल का छठा हिस्सा, 1/6 भाग, यानी कि उसका छठा हिस्सा जो है वो उन्हें कर के रूप में देना जाता, जिसे क्या कहता था, भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी जो कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों या संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। यानी कि सबके ऊपर कर लगाए गए, कृषकों के ऊपर भी, कारीगरों के ऊपर भी, पशुपालकों के ऊपर भी, व्यापारियों के ऊपर भी और आखेटक और संग्राहकों के ऊपर भी। नेक्स्ट इसमें है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा अच्छी होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहर हीन खेतीहर मजदूर, यानी कि जिनके पास जो भूमि नहीं होती थी वो मजदूर जो थे वो करते थे। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने कृषि में जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। तो क्या किया इन्होंने, एक परिवर्तन तो कि हल के जो फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे, यानी कि लोहे के द्वारा लकड़ी के फाल को हटा के लोहे के फाल का यूज़ करने लगे। दूसरा इन्होंने क्या किया, धान के पौधे का रोपण शुरू किया, यानी खेतों में बीज नहीं छिड़कते थे, अब क्या करते थे, पौध तैयार करके उसका रोपण शुरू किया। उसके नेक्स्ट आपका टॉपिक आता सूक्ष्म निरीक्षण में मगध, यानी कि मगध के बारे में बताया गया कि यहाँ पे मगध मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध जो है वो जनपद थी, सबसे महत्वपूर्ण बन गई थी। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से उपजाऊ बनाने के लिए मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में तो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। पदमनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, यानी कि जो मगध में जो शक्तिशाली शासक बताए इन्होंने, एक तो बिंबिसार बताया, एक अजातशत्रु बताया और एक बताया इन्होंने महापदमनंद, एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का जो पटना है, उसको इन्होंने मगध वालों ने राजधानी बनाया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वे मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, यानी कि वो उससे क्या हुआ, डर गए थे। पहले इन्होंने किसके बारे में बात की, मगध के बारे में। अब नेक्स्ट इन्होंने बात किया वज्जी के बारे में। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। क्या बन गया था, शक्तिशाली जनपद बन गया था।
उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहा जाता था। तो यहाँ पे गण जो है देखो ब्रैकेट में दिखाया गया है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास तथा कमक्कार अभी मैंने बताया पीछे आपको, जो भूमिहर खेती और मजदूर होते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तो तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 23 साल पहले लिखा गया था। जो वज्जी संघ का यह वर्णन किसमें था? दिग्ग निकाय। और दिग्ग निकाय कहाँ से लिया गया है? बौद्ध ग्रंथ है एक। क्या है? दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों के में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। यानी कई जो शक्तिशाली शासक थे उन्होंने 1500 साल पहले तक तो राज्य चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कई जो गुप्त शासकों ने जो गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इसे दोबारा से पढ़िए। इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और बच्चों लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके।